हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी जो आने वाली लाइब्रेरी की वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी सॉल्व पेपर्स थे उसे करना स्टार्ट किए थे। तो आज उसका मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन को। द फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। आपको इनमें से जो अलग है उसे चुनना है। विषय को चुनिए, विषम को चुनिए। इनमें से जो अलग है, ऑप्शन क्या क्या है? संदर्भ प्रविष्टि, केंद्रक प्रविष्टि, विश्लेषणात्मक प्रविष्टि और इतर प्रविष्टि। तो इसमें से जो अलग है वो है अलग, ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक प्रविष्टि। अब केंद्रक प्रविष्टि क्यों है उसे आप ध्यान से समझिए क्यों। केंद्रक प्रविष्टि विषय में जो पुस्तकालय में सेंटर्ड एंट्री नाम की कोई एंट्री प्रयोग नहीं की जाती है। अलग इसलिए है कि केंद्रक प्रविष्टि विषम है जो पुस्तकालय में सेंटर्ड एंट्री नाम की कोई एंट्री प्रयोग नहीं की जाती है, जबकि रेफरेंस एंट्री, एनालिटिकल एंट्री एंड एडेड एंट्री का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि जो सेंटर्ड एंट्री दिया हुआ है, केंद्रक प्रविष्टि जो दिया हुआ है, इस नाम की कोई भी एंट्री पुस्तकालय में नहीं की जाती है, लेकिन रेफरेंस एंट्री, एनालिटिकल एंट्री और एडेड एंट्री का उपयोग पुस्तकालय में किया जाता है। इसलिए सेंटर्ड एंट्री को अलग कर दिया, जो हिंदी में केंद्रक प्रविष्टि लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि पुस्तकालयों के बीच संसाधन के बंटवारे को डैश कारकों द्वारा प्रेरित किया गया था। किस कारकों के द्वारा प्रेरित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। दामों में वृद्धि और सूचना विस्फोट कारकों द्वारा प्रेरित किया गया था। दामों में वृद्धि की गई थी और सूचना विस्फोट के द्वारा पुस्तकालय के बीच संसाधनों के बंटवारों को प्रेरित किया गया था। इसकी डिस्क्रिप्शन को आप समझिए क्या कह रहा है। पुस्तकालय के बीच संसाधन साझाकरण की स्थापना के लिए निम्नलिखित कारक हैं: सूचना विस्फोट, सूचना और प्रकाशन के विभिन्न तरीके, सीमित धन, उपयोगकर्ताओं की वृद्धि, साहित्य में वृद्धि, प्रकाशनों की वृद्धि और प्रकाशनों की लागत भी, नए विषयों और विशेषताओं का उत्थान। इन सभी कारणों की वजह से पुस्तकालय के बीच संसाधन साझाकरण की स्थापना के लिए निम्नलिखित कारक हो सकते हैं, जिसमें दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था कि दामों में वृद्धि और सूचना विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पुस्तकालय के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है। आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर संसाधन सहभागिता। पुस्तकालय के मध्य प्रलेखों का विनिमय संसाधन सहभागिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय में प्रलेख के अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कॉल नंबर, यानी क्रमांक संख्या। अब इसे समझिए क्या कह रहा है। कॉल नंबर एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि विशिष्ट रूप से किसी लाइब्रेरी के संग्रह में किसी पुस्तक के स्थान की पहचान कराता है। सेल नंबर होना चाहिए यहाँ पे। कॉल नंबर आमतौर पर पुस्तक की रीढ़ पर चिन्हित होते हैं और लाइब्रेरी के संग्रह सूची में संख्याओं के साथ मेल खाते हैं। कुछ पुस्तकालय कांग्रेस के वर्गीकरण एलसी नंबर की लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं, जिसमें कॉल नंबर अक्षरों से शुरू होता है, और अन्य लाइब्रेरी में डेवी डेसिमल पद्धति का उपयोग होता है, जिसमें कॉल नंबर अंकों के साथ शुरू होता है। कॉल नंबर ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नव आगंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है संदर्भ विभाग, रेफरेंस सेक्शन से। नव आगंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम जो है वो संदर्भ विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है? आपको ये बताना है कि पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है। इनमें से चार ऑप्शन में से आप बताइए इसका मुख्य रिकॉर्ड क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिग्रहण पंजिका। परिग्रहण पंजिका जो इसका मुख्य रिकॉर्ड है, किसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए ध्यान से। पुस्तकों का बिल तथा कार्यादेश से मिलान करने के पश्चात उनका परिग्रहण किया जाता है। खरीदी गई प्रत्येक नई पुस्तक को क्रम से दर्ज कर उसे क्रम संख्या प्रदान करते हैं, जिसे हम परिग्रहण संख्या कहते हैं। परिग्रहण रजिस्टर में सामान्यतः परिग्रहण संख्या, लेखन आख्या, संस्करण स्थान एवं पता, प्रकाशन तिथि, खंड संख्या, मूल्य, विक्रेता का नाम एवं पता, जिल्द आकार, बाउचर संख्या एवं दिनांक, क्रमांक, परिग्रहण की तारीख एवं प्रत्याहरण की तिथि दी जाती है। भौतिक परीक्षण के उपरांत पुस्तकों को बिल के अनुसार व्यवस्थित पर परिग्रहण रजिस्टर में एक एक कर दर्ज किया जाता है तथा प्रत्येक को परिग्रहण संख्या प्रदान की जाती है। परिग्रहण पंजिका का मानक आकार 16x13 होता है। परिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पुस्तकालय के सेल्फ पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? तो राइट आंसर इसका पत्रिका अनुभाग, पत्रिका अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। पुस्तकालय के रखरखाव अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। क्या क्या किया जाता है? सेल्विंग किया जाता है, लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का पता चलता है, शिफ्टिंग ऑफ कलेक्शंस का पता चलता है, डस्टिंग एंड क्लीनिंग किया जाता है, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गाइड्स किया जाता है, सेल्फ रेक्टिफिकेशन होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, बाइंडिंग होता है, कन्वर्सेशन होता है। तो अगर आपसे पूछा गया कि पुस्तकालय की सेल्फ पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, तो पत्रिका अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, जिसे हम लोग पीरियोडिकल सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संग्रह विकास डैश का कार्य है। आपको बताना है कि संग्रह विकास किसका कार्य है, तो इसका राइट आंसर है अर्जन विभाग का, एक्विजिशन सेक्शन का। संग्रह कलेक्शन जो संग्रह विकास है वो अर्जन विभाग का कार्य है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि पुस्तकालय के अर्जन अनुभाग द्वारा पुस्तकालय में नई पुस्तकों को उचित चयन करके क्रम करना, नई पुस्तकों को खरीदने से उचित पहले पुस्तक विक्रेता का चयन, पुस्तक की उचित कीमत आदि को इस अनुभाग के द्वारा परखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रदर्शन रैक सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। आपको बताना है कि प्रदर्शन रैक सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबूतर खाना नुमा, सीढ़ी नुमा एवं झुकाव वाली जैसी होती है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि पिजन हिल के दो भाग होते हैं जिनकी ऊंचाई एवं चौड़ाई क्रमशः 225 सेंटीमीटर एवं 180 सेंटीमीटर होता है। ऊंचाई कितना होता है? 225, चौड़ाई होता है 180। इसके ऊपर के खानों में गहराई 30 सेंटीमीटर तथा नीचे के खानों की गहराई 45 सेंटीमीटर तक होती है। वस्तुतः यह एक तरफा छोटा अलमारी की भांति होती है। प्रदर्शन रैंक के रूप में प्रयोग की जाने वाली दूसरी प्रमुख स्वरूप सीढ़ी नुमा रैंक है। यह घरेलू सीढ़ी 5 सेंटीमीटर गहरी एवं 15 सेंटीमीटर तक ऊंची होती है। यह सामान्यतः एक तरफा प्रचलित होती है। इस प्रकार के प्रदर्शन रैक में लगभग 5 सीढ़ियां होती है जिस पर लगभग 25 पत्रिकाओं का प्रदर्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विशेष सूचना के लिए प्रावधान हेतु आवश्यक होगा। क्या आवश्यक होगा? तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी जो भी है, पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों का प्रयोग, अन्य सहयोगी का सुझाव, अन्य पुस्तकालय, ये तीनों के तीनों जो है विशेष सूचना के लिए प्रावधान हेतु आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पुस्तकालय मानकों का पालन निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ किया जाता है। बताइए पुस्तकालय मानकों का पालन किनके प्रयोजनार्थ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के आदान प्रदान के अनुसार ही उनका प्रयोजनार्थ किया जाता है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि वह कृति जिसमें ग्रंथों की सूची दी गई हो, ये ग्रंथ किसी एक विषय से संबंधित हो, किसी एक समय में प्रकाशित हुए हो या किसी एक स्थान से प्रकाशित हुए हो, यह शब्द ग्रंथों का भौतिक पदार्थ के रूप में अध्ययन इस अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात ग्रंथ सूची से तात्पर्य अंग्रेजी शब्द बिब्लियोग्राफी से है जो बहुत ही व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पुस्तक के जिलसाज में किस प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। पुस्तक के जिलसाज में सूती धागे के प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जिलसाज के लिए किस प्रकार के अम्ल रहित आसंजक बेहतर होता है। किस प्रकार का अम्ल रहित आसंजक बेहतर होता है, तो पीवीए जो अम्ल रहित आसंजक बेहतर है जिलसाज के लिए। अब पीवीए समझिए, पीवीए का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल एसीटेट, एक स्निग्ध रबड़ युक्त एलिफेटिक रबड़ी सिंथेटिक पॉलीमर है जिसका सूत्र C4H6O2 है। यह पॉलीविनाइल स्टेरे फैमिली के अंतर्गत आता है जिसका सामान्य फॉर्मूला RCOOCHCH2 है। यह एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। जिलसाज के लिए इसी अम्ल रहित आसंजक का प्रयोग बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय द्वारा क्रय की पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाएगा, तो राइट आंसर है परिग्रहण प्रक्रिया के बाद किया जाएगा। पुस्तकों का बिल तथा कार्यादेश से मिलान करने के लिए पश्चात उनका परिग्रहण किया जाता है। खरीदी गई प्रत्येक नई पुस्तक को क्रम से दर्ज कर उसे क्रम संख्या प्रदान करते हैं जिसे हम परिग्रहण संख्या कहते हैं। परिग्रहण रजिस्टर में सामान्यतः परिग्रहण संख्या, लेखन संख्या, संस्करण स्थान एवं पता, प्रकाशन तिथि, खंड संख्या, मूल्य, विक्रेता का नाम एवं पता, जिल्द
जिल्द आकार, वाउचर संख्या एवं दिनांक, क्रमांक, परिग्रहण की तारीख एवं प्रत्याहरण की तिथि दी जाती है। भौतिक परीक्षण के उपरांत पुस्तकों को बिल के अनुसार व्यवस्थित पर परिग्रहण रजिस्टर में एक एक कर दर्ज किया जाएगा। प्रत्येक को परिग्रहण संख्या प्रदान की जाती है। परिग्रहण पंजिका का मानक आकार 16/13 होता है। परिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात कार्य की गई पुस्तक का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट टाइम आपको परिग्रहण प्रक्रिया हम नहीं समझाएंगे, आप यहीं पे आराम से इसे समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचानने की युक्ति है। कौन सी युक्ति है? तो परासरण का सिद्धांत उसे कहते हैं। पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचानने की युक्ति को परासरण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? परासरण का सिद्धांत। अब परासरण का सिद्धांत आप समझिए क्या कह रहा है। तो परासरण का सिद्धांत निर्देशित करता है कि नवीन पुस्तक संग्रह का वर्गीकरण, सूचीकरण नवीन पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए। अगर कोई पुराना संग्रह है और उसकी मांग ज़्यादा है तो उनको नए ग्रंथों के साथ पुनः वर्गीकरण और सूचीकरण किया जाना चाहिए। अगर संग्रह की मांग है तो उसे अलग सूचीकरण में रखा जाना चाहिए। अगर संग्रह की मांग है तो उसे अलग सूचीकरण में रखा जाना चाहिए। इस सिद्धांत के उपयोग से पुस्तकालय विज्ञान के कौल सूत्र, मितव्ययिता प्रसंग के उपसूत्र को संतुष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, पुस्तकालय सामग्री के ह्रास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? उसके जो ह्रास है, विच आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेटोरिएशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स। पुस्तकालय सामग्री के जो भी ह्रास है उनके लिए कौन से कारक उत्तरदायी है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यानी जैविक कारक, रासायनिक कारक और पर्यावरणीय कारक इसके क्या है, ह्रास होने के कारण है। विद्युत चुंबकीय कारक इसके आंसर नहीं होंगे। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जैविक कारक, रासायनिक कारक और पर्यावरणीय कारक। अब इसको देख लेते हैं क्या डिटेल में बताना चाह रहा है। पुस्तकालय सामग्री के ह्रास के लिए जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर, रासायनिक कारक, केमिकल फैक्टर और पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर उत्तरदायी है, क्योंकि जैविक कारक के अंतर्गत जीवाणु, दीमक, सिल्वरफिश इत्यादि आते हैं जो किताबों को नष्ट कर देते हैं, तथा रासायनिक पदार्थ पानी से क्रिया करके कागज को पीलापन कर देते हैं जिसके कारण कागज टूटने लगते हैं। और पर्यावरणीय कारक जैसे पानी के कारण आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है और पुस्तकों में फंगस लग जाने के कारण पुस्तक नष्ट हो जाती है, जबकि विद्युत चुंबकीय कारक इस प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि उस इलेक्ट्रॉनिक निक्षेप की पहचान कीजिए जिसमें प्रतिभागी संस्थानों के पुस्तकालय अध्यक्ष को निक्षेप के प्रबंधन में अपनी बात को रखे जाने का अधिकार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लॉक्स, जिसको हम लोग क्लॉकस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉक्सस कहते हैं। अब इसे आप डिटेल से समझिए क्या कह रहा है। क्लॉक्सस जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोल लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ, इलेक्ट्रॉनिक निक्षेप है जिसमें प्रतिभागी संस्थानों के पुस्तकाध्यक्ष को निक्षेप के प्रबंधन में अपनी बात को रखे जाने का अधिकार होता है। क्लॉक्स में सी नियंत्रित के लिए, इस कारण यह क्लॉक्स दुनिया भर में ब्लू चिप पुस्तकालय के स्थित बाहर सर्वरों का उपयोग करता है। अब लॉक्स क्या है? तो लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ इसका फुल फॉर्म है, जो परियोजना के तत्वाधान में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सहकर्मी नेटवर्क है को विकसित करता है और एक का समर्थन करता है। खुला स्रोत प्रणाली इकट्ठा बनाए रखने और उपयोग के साथ अपने पाठकों को प्रदान करने के लिए पुस्तकालयों की इजाज़त की दी वेब पर प्रकाशित सामग्री इसका मुख्य लक्ष्य डिजिटल संरक्षण है। अब पोर्टिको क्या है? तो ये एक पोर्च है जो एक इमारत के प्रवेश द्वार की ओर जाता है या एक कॉलोनेट के रूप में विस्तारित किया जाता है। पबमेड मुख्य रूप से जीवन विज्ञान और जैव चिकित्सा विषयों पर संदर्भ और अमूर्त के लिए मेडलाइन डेटाबेस तक पहुंचने वाला एक मुफ्त खोज इंजन है। पबमेड याद रखिएगा, एक खोज इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उसके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाए रखा जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संरक्षण करके। क्या कहता है डिस्क्रिप्शन के महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक से संरक्षण के माध्यम से बनाया जा सकता है। किस माध्यम से? तो उसके संरक्षण के माध्यम से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्य संतुष्टि, जॉब सेटिस्फेक्शंस की अनुभूति उसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पुस्तक विक्रेता। पुस्तक विक्रेता जो है पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है। तो पुस्तकालय समिति के हिस्सा कौन कौन है उसे आप देखिए कि लाइब्रेरी अथॉरिटी एक लाइब्रेरी कमेटी का गठन करती है तथा कमेटी को पुस्तकालय की देखभाल का काम सौंपा जाता है।
शैक्षणिक पुस्तकालय कमेटी में सदस्य के रूप में कुलपति, पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष, शिक्षक अधिकारी आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पुस्तकालय के संदर्भ में सीडीपी से क्या तात्पर्य है। आपको सीडीपी का फुल फॉर्म बताना है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। सीडीपी का फुल फॉर्म है कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। इसे समझिए क्या है ये सीडीपी, जिसे आप कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, जो रिचार्ड के गार्डनर के अनुसार सीडीपी एक लिखित कथन है जो नियोजन उपकरण और संचार उपकरण दोनों हैं, जो क्षेत्र के भीतर अधिकांश कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करता है। सीडीपी घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसमें नियोजन, प्रशासन और नियंत्रण शामिल है। यह संग्रह में मजबूत और कमजोर तत्वों को आकलन कर दोषों को दूर कर मजबूती को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। सीडीपी आप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम लोग पुस्तकालय बजट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पुस्तकालय बजट कहते हैं। डिस्क्रिप्शन समझिए। बजट निर्माण की यह विधि सर्वप्रथम USDOD 1961 द्वारा प्रस्तावित की गई। इस विधि को दो मूल तत्व बजट निर्माण तथा प्रणाली विश्लेषण है। इस विधि का प्रोग्राम बजटिंग तथा परफॉर्मेंस बजटिंग दोनों की ही विशेषताओं को सम्मिलित करके बनाया गया है। इस विधि का केंद्र बिंदु योजना पर आधारित है। यह विधि पुस्तकालय के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को लेकर प्रारंभ होती है तथा प्रोग्रामों एवं सेवाओं की स्थापना पर समाप्त होती है। यह विधि नियोजन गतिविधियां, कार्यक्रमों तथा सेवाओं इत्यादि को साकार परियोजनाओं में अनुवादित करने के कार्यों को संयुक्त करती है और अंत में आवश्यकताओं को बजटीय पदों में प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है। आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर उसे छटाई कहा जाता है, उसे वीडिंग आउट कहा जाता है। वीडिंग आउट क्या है? छटनी क्या है? तो चयनित मानदंडों के आधार पर एक पुस्तकालय से संसाधनों का व्यवस्थित निष्कासन है। यह सामग्री चयन के विपरीत है। हालांकि सामग्री के चयन और डी चयन में अक्सर एक ही विचार प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें ऐसी पुस्तकें जिसका उपयोग न के बराबर उपयोग किया जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय हेतु पुस्तकें खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में सही प्रक्रिया का क्रम का चयन कीजिए। मतलब किस तरह से आप पुस्तकों को खरीदेंगे। तो क्रम करने का चयन इसका काफ़ी ईजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन को देखिए या ऑप्शन से बता दो। ऑप्शन से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप पुस्तकों का चयन करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका पहला होगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। पुस्तकों का सबसे पहले आप चयन करेंगे, फिर इसे क्रय आदेश देंगे, फिर पुस्तकों का सत्यापन करेंगे, फिर भुगतान की प्रक्रिया होगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग चलते हैं कि सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग है। आपको बताना है कि जो सेल्फ सूची है इसका मुख्य रूप से क्या उपयोग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक का सत्यापन करना। सेल्फ सूची से हम लोग स्टॉक का क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि निधानी सूची को प्रसूची पत्रकों पर प्रस्तुत किया जाता है और पुस्तकों के संलेख के सभी सूचना तत्वों का उल्लेख इसमें किया जाता है। निधानी सूची में संलेख पत्रकों को पत्रक प्रसूची के अनुक्रमणिका की भांति पेटिका के अंतर्गत पत्रकों में क्रमांक संख्या के अनुक्रम में आकलित करके रखा जाता है और निधानी सूची का मुख्य कार्य पुस्तकों का वार्षिक सत्यापन करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसी पुस्तकें जो महंगी एवं दुर्लभ हो उसके लिए किस प्रकार के जिंदबंदी उपयुक्त रहती है। आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फुल लेदर बाइंडिंग, चमड़े की पूर्ण जिंदबंदी रहती है। इसे आप समझिए। पुस्तकालय में उपलब्ध महंगी एवं दुर्लभ पुस्तकों की जिंदबंदी में चमड़े का प्रयोग किया जाता है। पुस्तक पर चमड़े की पूर्ण जिंदबंदी के लिए सबसे उपयुक्त चमड़ा भेड़ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियां पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर है पुस्तकों के चयन के लिए उपयोगी होता है। डिस्क्रिप्शन क्या है, सेम बताया कि प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियां पुस्तकालय में नई पुस्तकों के चयन के कार्य हेतु उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो क्या कहना चाह रहा है कि पुस्तकालय कोष से संबंधित है। किससे संबंधित है, पुस्तकालय कोष से। इसका डिस्क्रिप्शन क्या देता है कि पुस्तकालय कोष से तात्पर्य पुस्तकालय के संचालन हेतु प्राप्त मुद्रा के भंडार से है। इस कोष में पुस्तकालय शुल्कदान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि को सम्मिलित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नॉन प्लान बजट का भाग है। पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग है? तो नॉन प्लान बजट का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर है इसका पुस्तक का विषय दर्शाती है। किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है? तो पुस्तक का विषय बताती है। इसके आप डिस्क्रिप्शन को देखिए कि कॉलोन क्लासिफिकेशन में किसी भी पुस्तक के मूल नाम को कृत्रिम नाम से परिवर्तन को कॉल नंबर कहते हैं। पुस्तक के विषय को क्लास नंबर तथा अन्य विशेषताओं को बुक नंबर और पुस्तक का आकार प्रकार आदि को कलेक्शन नंबर से जानते हैं। फिर से आप समझिए, कॉलोन क्लासिफिकेशन में किसी भी पुस्तक के मूल नाम को कृत्रिम नाम से परिवर्तन कर उसे कॉल नंबर कहते हैं और पुस्तक के विषय को क्लास नंबर तथा अन्य विशेषताओं को बुक नंबर और पुस्तक का आकार प्रकार आदि को कलेक्शन नंबर से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परिग्रहण पंजिका में उपलब्ध होते हैं, एसेशन रजिस्टर में उपलब्ध होते हैं। इसे आप डिस्क्रिप्शन में समझिए कि पुस्तकों का बिल तथा कार्यादेश से मिलान करने के पश्चात उनका परिग्रहण किया जाता है। खरीदी गई प्रत्येक नई पुस्तक को क्रम से दर्ज कर उसे क्रम संख्या प्रदान करते हैं जिसे हम परिग्रहण संख्या कहते हैं। परिग्रहण रजिस्टर में सामान्यतः परिग्रहण संख्या, लेखन आख्या, संस्करण स्थान एवं पता, प्रकाशन तिथि, खंड संख्या, मूल्य, विक्रेता का नाम एवं पता, जिल्द, आकार, बाउचर संख्या एवं दिनांक, क्रमांक, परिग्रहण की तारीख एवं प्रत्याहरण की तिथि दी जाती है। भौतिक परीक्षण के उपरांत पुस्तकों को बिल के अनुसार व्यवस्थित पर परिग्रहण रजिस्टर में एक एक कर दर्ज किया जाता है तथा प्रत्येक को परिग्रहण संख्या प्रदान की जाती है। परिग्रहण पंजिका का मानक आकार 16/13 होता है। परिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट एस टेलर द्वारा प्रतिपादित निस्यंदकों जिनका पुस्तकालय अध्यक्षों द्वारा व्यक्तियों की अधिक सूचना आवश्यकताओं को आसन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है डैश को व्यवस्थित करना है। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलते कि कैसे इसे व्यवस्थित करना है, उसे आप देखिए। रॉबर्ट एस टेलर द्वारा प्रतिपादित निस्यंदकों जिनका पुस्तकालय अध्यक्षों द्वारा व्यक्तियों की अधिक सूचना आवश्यकताओं को आसन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है का व्यवस्थापन इस प्रकार है। सबसे पहले विषय का निर्धारण होगा, फिर उसका उद्देश्य और अभिप्रेरणा समझी जाएगी, फिर जांचकर्ता की व्यक्तिगत होगी और फिर विशेषताएं में बता रहा है कि फाइल संगठन के साथ जांच विवरण का संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रेल्स है, ट्रेल्स एक प्रकार का क्या है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, इसकी डिस्क्रिप्शन का समझिए क्योंकि इसके ऑप्शंस काफ़ी बड़े बड़े। पहला ऑप्शन आप देख रहे क्या है? छात्र शिक्षार्थी की सूचना, साक्षरता, कौशल का सदै, अनुक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया का मूल्यांकन। ऑप्शन से आप डील नहीं कर पाएंगे कि ट्रेल्स है क्या, आप इसे डिस्क्रिप्शन में समझिए। क्या मैं बताता हूँ ट्रेल्स क्या है। तो ट्रेल्स 9 है, क्या है तो इसके बारे में समझिए। सबसे पहले बताता है कि छात्र शिक्षार्थी की सूचना, साक्षरता, कौशल का सदै, अनुक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया या मूल्यांकन है, ये ट्रेल्स 9 के अंतर्गत आते हैं। अपने स्टेक होल्डरों के साथ छात्र की उपलब्धियां पर पुस्तकालय के प्रभाव के साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्षों द्वारा साझा करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन या प्रक्रिया है। और डी इसका क्या कर रहा है? सी नंबर ओहिया के 12 लाइब्रेरी एकेडमिक कंटेंट स्टैंडर्ड पर आधारित ILE इंस्टीट्यूट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी एजुकेशन द्वारा वित्त पोषित साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अंकन को आंसू लिपि चिन्ह के रूप में किसने परिभाषित किया था? हु डिफाइंड नोटेशंस एज शॉर्ट एंड साइन। आपको ये बताना है कि अंकन को आंसू लिपि चिन्ह के रूप में किसने परिभाषित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी E.C. रिचर्डसन ने। किसने किया था? E.C. रिचर्डसन ने किया था। इसे देखिए क्या है, E.C. रिचर्डसन ने अंकन को आंसुलिपि चिन्ह के रूप में परिभाषित किया। डॉक्टर S.R. रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से भारत में जाने जाते हैं तथा कॉलोन क्लासिफिकेशन के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन और तर्क दिया हुआ है, आपको बताना है अभिकथन से या तर्क है। अभिकथन क्या कह रहा है कि पुस्तकालय सूचना विज्ञान LIS पेशेवरों को आखिरकार पेशे की छवि बनाने का उत्तरदायित्व प्रदान किया जाता है। ये बिल्कुल ही सही है कि पुस्तकालय सूचना विज्ञान पेशेवरों को आखिरकार पेशे की छवि बनाने का उत्तरदायित्व प्रदान करता है, ये सही है। तर्क कहता है छवि का मूल्यांकन वह सेवा है जो वे करते हैं, ना कि उनका वित्तीय लाभ है।
तो हाँ, छवि का जो मूल्यांकन है वह उनका सेवा है जो उन्हें करना है, ना कि उनका किसी भी तरह का वित्तीय लाभ उनसे है। तो तर्क भी सही कह रहा है, तो यहाँ पे अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मैच करना है। हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, आपको ऑप्शन पे लेके चलते हैं, वहाँ से आप इजी में इसे समझ पाएंगे। तो ऑप्शन में सबसे पहले आपका दिया हुआ है इलियड। इलियड क्या है, तो इलियड के अंतर्गत आप अंतर पुस्तकालय ऋण संचालन को देखते हैं कि अंतर पुस्तकालय ऋण संचालन के बारे में कौन बताएगा, इलियड। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन पॉइंट। क्वेश्चन पॉइंट के अंतर्गत आप क्या होता है, तो उच्च गुणवत्ता युक्त संदर्भ सेवा मिलती है। क्वेश्चन पॉइंट में उच्च गुणवत्ता युक्त संदर्भ सेवा प्रदान किया जाता है। फिर आपका वेब जंक्शन। वेब जंक्शन में क्या होता है, तो लागत प्रभावी प्रशिक्षण और कर्मचारी विकास कार्यक्रम को हम लोग वेब जंक्शन कहते हैं। लागत प्रभावी प्रशिक्षण और कर्मचारी विकास कार्यक्रम को हम लोग वेब जंक्शन कहते हैं। फिर आपका है वर्ल्ड कैट। वर्ल्ड कैट में विश्व पुस्तकालयों का संग्रहणीय संग्रह है। वर्ल्ड कैट के अंतर्गत क्या है, तो विश्व पुस्तकालय का संग्रहणीय संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो अभिकथन और तर्क है। अभिकथन क्या कहता है, आप उसे समझिए ध्यान से कि विपणन खंडीकरण के पुस्तकालयों को अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, क्योंकि इससे यह निर्णय करना आसान हो जाता है कि किस प्रकार के उपयोक्ता को किस प्रकार की पुस्तकालय सेवा की आवश्यकता है। तो यह कहना बिल्कुल ही सही है कि विपणन खंडीकरण से पुस्तकालयों को अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, क्योंकि इससे यह निर्णय करना आसान हो जाता है कि किस प्रकार के उपयोक्ता को किस प्रकार की पुस्तकालय सेवा की आवश्यकता होगी। इसलिए अभिकथन यहाँ पे पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट आपका तर्क कहता है पुस्तकालय अपने प्रयोक्ताओं पर विपणन रणनीति का LIS उत्पादों और सेवाओं को लागू करने के लिए खंडीकरण नहीं करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि पुस्तकालय अपने प्रयोक्ताओं पर विपणन रणनीति का LIS उत्पादों और सेवाओं को लागू करने के लिए खंडीकरण नहीं करते हैं। यह कहना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए यहाँ पे अभिकथन से ही सिर्फ सही है और तर्क जो दिया हुआ है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा फिर से अभिकथन और तर्क है। अभिकथन क्या कहता है उसे आप ध्यान से समझिए कि प्रभावपूर्ण संदर्भ सेवा प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ तथा अद्यतन संदर्भ संग्रह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि निपुण संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष है। तो हाँ, अभिकथन यहाँ पे सही है कि प्रभावपूर्ण संदर्भ सेवा प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ तथा अद्यतन संदर्भ संग्रह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि निपुण संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष है। मतलब यानी कि निपुण संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो प्रभावपूर्ण संदर्भ सेवा प्रदान करने के लिए ज़्यादा बेहतर है, ये अभिकथन कह रहा है और जो बिल्कुल ही सही है। कारण में क्या कह रहा है कि श्रेष्ठ संदर्भ संग्रह की अनुपस्थिति में भी कुशल संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष उपयोक्ताओं को ज़्यादा प्रभावी सेवा प्रदान कर सकता है। तो जी हाँ, तर्क भी यहाँ पे अब सही कह रहा है कि श्रेष्ठ संदर्भ संग्रह की अनुपस्थिति में भी कुशल संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष उपयोक्ताओं को ज़्यादा प्रभावी सेवा प्रदान कर सकता है। तो यहाँ अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों क्या है, सही है। अभिकथन और तर्क क्या है, दोनों पे सही है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक चयन उपकरण है। आपको बताना है इनमें से कौन से पुस्तक चयन उपकरण है। यहाँ सारे के सभी प्रकाशक कैटलॉग, पुस्तक विक्रेता सूची, राष्ट्रीय ग्रंथपरक, ये तीनों के तीनों जो है वो पुस्तक चयन उपकरण है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। पुस्तक चयन सहायकों में 6 समान श्रेणियाँ हैं। पहला है करेंट लिस्ट ऑफ बुक विच आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ पैम्फलेट्स, बुलेटिन्स, लिफलेट्स, अनाउंसमेंट, फोल्डर्स एटसेट्रा। सेकंड है आपका कैटलॉग्स एंड बिब्लियोग्राफीज। थर्ड है नेशनल बिब्लियोग्राफीज। फोर्थ है सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज। 5 है करेंट रिव्यूज और 6 है स्पेशल लिस्ट दैट गिव डाटा ऑन बुक्स रिकमेंडेड और बुक सेलर और कोर पब्लिकेशन इन ए पार्टिकुलर आर और ए डिसिप्लिन। यानी अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक चयन उपकरण है, तो यहाँ पे जितने भी दिए हुए थे सारे के सारे 6 जो दिए मैंने अभी बताया वो सारे के सारे पुस्तक चयन उपकरण है। आप इसे याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा पुस्तक चयन उपकरण नहीं है और एक इनमें से नहीं होगा जो उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान में विपणन का अर्थ क्या है। विपणन से आप क्या समझते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। पुस्तकालय विज्ञान में विपणन से तात्पर्य है पुस्तकालय के उत्पाद और सेवाओं को बेचना है। जो पुस्तकालय के उत्पाद और सेवाएं उन्हें बेचना ही क्या कहलाता है, विपणन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है APUPA अपूपा संबंधित है। APUPA इज रिलेटेड टू विट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन सेल्व्स, जिसका मतलब है निधानियों पर पुस्तकों का व्यवस्थापन ही अपूपा कहलाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए ध्यान से। डॉक्टर एस
आर रंगनाथन, जो भारत में हमारे पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के जनक हैं, इन्होंने एक मौलिक सिद्धांत माना है जिसे अपूपा पैटर्न के रूप में जाना जाता है। अपूपा, जिसका फुल फॉर्म है अलाइन पीनम्ब्रल या अम्ब्रल पीनम्ब्रल एलियन, एलाइन पीनम्ब्रल एलियन पैटर्न वर्गीकरण में पुस्तकों की व्यवस्था के तरीकों में से एक है। इस पद्धति के अनुसार दस्तावेजों को 3 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है: अम्ब्रल, पीनम्ब्रल और एलियन। अम्ब्रल दस्तावेज का अर्थ पूरी तरह से प्रासंगिक दस्तावेज है जो पाठक की मुख्य रुचि है। पीनम्ब्रल में क्या है, दस्तावेज पाठक की सीमांत रुचि को संतुष्ट करता है। और एलियन दस्तावेज पूरी तरह से गैर प्रासंगिक है। हम पुस्तक के हर सहायक अनुक्रम के पैटर्न को पहचान सकते हैं एलियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, रंगनाथन के अनुसार पठन सामग्री पर खर्च करने के लिए पुस्तकालय बजट के कुल पैसे का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40% होना चाहिए। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि पुस्तकें ही पुस्तकालय के आधार होती है। पुस्तकें एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय को अपने पाठ्य सामग्री संग्रह को विकसित एवं अद्यतन रखने हेतु उचित एवं निस्तर धन की व्यवस्था करनी चाहिए। सार्वजनिक पुस्तकालय के संदर्भ में मानक क्या है? तो ग्रेट ब्रिटेन 1930 जो पुस्तक के कुल बजट का 23.75% रखता है, पत्र पत्रिका में 7.25, यूएसए 1957 में पुस्तकें कुल बाजार का 79.7% रखेगा और पत्र पत्रिकाएं 7.25। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार कुल व्यय का 40% वो रखेगा। शैक्षणिक पुस्तकालय के संदर्भ में मानक क्या कहता है? तो डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तक एवं पत्र पत्रिका पर 40% और यूजीसी के अनुसार पुस्तक पे 30% और पत्र पत्रिका पे 3% रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।